हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर जो है उपसंयोजक यौगिक। और इस चैप्टर का ये लेक्चर 4 है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है वर्नर सिद्धांत, या इसे हम वर्नर का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो वर्नर सिद्धांत क्या होता है, इसको हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरा एक हमेशा से एक गारंटी भी रहता है कि यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। आसानी तरीके से समझ में तो आएगा ही, प्लस याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है वर्नर सिद्धांत। सबसे पहली बात तो यही आता है कि वर्नर सिद्धांत, वर्नर नामक मतलब वर्नर एक सिद्धांत है। तो वर्नर सिद्धांत में क्या बताया गया, तो वर्नर नामक वैज्ञानिक ने हमें यही बात बताया कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है। ध्यान से आप समझने पे फोकस करेंगे, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे आप समझिए, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, वर्नर नामक हमें वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है, कोई भी मान लेते हैं कि उपसंयोजक यौगिक है, ठीक है। तो कोई भी उपसंयोजक यौगिक है तो उसके अंदर क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। क्या होता है इसके अंदर होता है केंद्रीय धातु परमाणु। कोई भी उपसंयोजक यौगिक है तो उसके अंदर क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु में, मतलब उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। क्या क्या दर्शाता है, दो प्रकार की क्या दिखाता है, संयोजकता क्या होता है, दिखाता है। तो वर्नर ने हमें केवल यही बात बताया कि किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है या दिखाता है। हम इतनी ही बात पहले लिखेंगे। बात आप समझ गए ना, रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे यही वर्नर के अनुसार क्या बताया, किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है या प्रदर्शित करता है। तो बताइए, इतनी बात पहले रटना पड़ा नहीं ना। तो वही बात कहा जा रहा है, किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो दो प्रकार हैं, पहला है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक संयोजकता और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। तो ये दो प्रकार की संयोजकता है, पहला है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। इन्हीं दोनों को क्या करता है, दिखाता है या प्रदर्शित करता है। कौन, मतलब किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है। और वो दो कौन है, एक है प्राथमिक संयोजकता, एक है द्वितीयक संयोजकता। इतनी बात आपको लिखने के बाद आपको फिर से प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता के बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा, तब हमें समझ में आएगा। देखिए, अब आ जाते हैं हम कि प्राथमिक संयोजकता। देखिए, हमने नोट्स की तरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए कि आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा तरीके से डिफिकल्ट ना हो, आसानी तरीके से आप देखकर भी बना लें। सबसे पहली बात वही बात लिख दिया है, वर्नर के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं। उसके बाद पहला हमने लिख दिया प्राथमिक संयोजकता, अब फिर से यहाँ पे हमने लिख दिया है द्वितीयक संयोजकता। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। देखिए, हम आपको सिंपल वे में बताएं तो देखिए, पहले क्या होता था, पहले जब वर्नर थे तो वर्नर ने, मतलब पहले वर्नर के अनुसार जो उपसंयोजक यौगिक है उसको कैसे लिखा जाता था, इस प्रकार लिखा जाता था।
जैसे कि CO Cl3 6NH3, इस प्रकार कोई उपसंयोजक यौगिक को लिख दिया गया। तो इस प्रकार बर्नर के अनुसार लिखा जाता था, परंतु क्या इस प्रकार अब हम उपसंयोजक यौगिक को लिखते हैं? नहीं लिखते। हम कैसे लिखते हैं? इसी को चाहें तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार? CO NH3 का होल 6, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे और उसके बाद Cl3, ऐसे हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार का उपसंयोजक यौगिक आपने देखा होगा एग्जाम्पल में भी, या IUPAC नामांकन जब उपसंयोजक यौगिक का पढ़ाया जाता है तो इस प्रकार लिखा होता है, परंतु इस प्रकार तो आपने नहीं देखा होगा। तो ये बात है। तो बर्नर के अनुसार इस तरीके से उपसंयोजक यौगिक को लिखा जाता है, परंतु वास्तव में तो इस प्रकार हम लिखते हैं। तो या तो आप ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे, बात दोनों एक ही है, बट ऐसे लिखते हैं तो और भी बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो CO दिखाई दे रहा है ये क्या है? यही है केंद्रीय धातु परमाणु। और यहाँ पे NH3 का होल 6 है, ये क्या है? लिगेंड है। और Cl3 क्या है? ये बाहरी प्रोडक्ट है, जिसे परमाणु आयन हम कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। देखिए इसकी जब हम संरचना बनाएंगे ना, तभी जाकर आप प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसका फिगर बनाकर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सपोज डेट मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। तो देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये बीच में आ जाएगा CO। और NH3 कितने मात्रा में? 6 मात्रा में। तो इसको हम 6 बाद में यहाँ पे हम 6 यहाँ पे हम लिख देंगे जी। देखिए यहाँ पे लिख देंगे NH3, एक यहाँ पे हो गया, एक हो गया NH3, एक यहाँ पे, फिर से यहाँ पे NH3, फिर से NH3 यहाँ पे, फिर से NH3 यहाँ पे, और फिर से NH3 यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 6 यहाँ पे NH3 थे जिसे हम लिगेंड कहते हैं। तो ये सभी लिगेंड जुड़ गए हैं किससे? केंद्रीय धातु परमाणु से। अब यहाँ पे कोष्ठ है तो कोष्ठ से हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो Cl है तो यहाँ पे CH3 है, तो या तो हम CH3 ऐसे लिख दें या इसको भी हम संरचना में दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे दर्शा देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो दर्शाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे समझिएगा, ये जो बाहरी प्रोडक्ट है CH3, ठीक है, सॉरी Cl3 है, इसको डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाते हैं। तो एक Cl यहाँ पे, फिर से एक Cl यहाँ पे, और इसको डॉटेड दिखा दिए एक Cl यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया, पूरी तरीके से फिगर आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से फिगर आपकी कंप्लीट हो गया है। तो इस उपसंयोजक यौगिक का हमने संरचना बनाया है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना एक सीधी रेखा की तरह, ये आपको एक सीधी रेखा की तरह ये जो दिखाई दे रहा है जिससे NH3 जुड़ा हुआ है, ये है द्वितीयक संयोजकता। और ये जो डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाया गया है इसको हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। तो इसी पर अब हमें डिस्कस करना है। प्राथमिक संयोजकता जो डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाया गया है प्राथमिक संयोजकता है, और जो एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया गया है ये है द्वितीयक संयोजकता। ये सभी द्वितीयक संयोजकता है। तो प्राथमिक संयोजकता के बारे में हमें लिखना है। पहली बात हमें पता चल गया, प्राथमिक संयोजकता वाला डॉटेड रेखा द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, ये डॉटेड रेखा द्वारा है, इसका मतलब ये कमजोर बंध है, ठीक है ना, दुर्बल बंध है, ठीक है। तीसरी बात कि यदि ये कमजोर है तो इसको पानी में घोलेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एक बात को यहाँ पे हम लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है कि ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। ये मतलब कौन, जो प्राथमिक संयोजकता होती है, ये जो डॉटेड लाइन है ये किसके द्वारा, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो Cl माइनस, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, इस पर माइनस आवेश होता है, तो ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। बट रियल में सही नहीं है, ठीक है, अभी हमें पता चला, बट उस समय पर ऐसा माना जाता था ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं।
तो इसलिए हम इस सिद्धांत पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये बात लिखना होगा कि ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। ये मतलब कौन? प्राथमिक संयोजकता, जो ये डॉटेड रेखा है। ठीक है, तो पहली बात समझ गए, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। देख रहे हैं ना, Cl पर माइनस है। तो दूसरा, ये विलयनों में आयनित हो जाते हैं, अर्थात आयनन योग होते हैं। ये मतलब कौन? ये विलयनों में आयनित हो जाते हैं। ये मतलब ये जो प्राथमिक संयोजकता है, जो डॉटेड ये रेखाएं हैं, ये विलयनों में मतलब जल में घोलेंगे तो आयनित हो जाएंगे, आयनों में टूट जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आयनन योग होते हैं। बात समझ गए ना? आते हैं तीसरे पर। तीसरा कह रहा है इसे बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिंदुदार हमने रेखा द्वारा इसको प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है जी, आगे आते हैं। अगला कह रहे हैं प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े आयन को बड़े कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। जो ये प्राथमिक संयोजकता द्वारा जो जुड़े आयन है, यही तो आयन है ना। यहाँ पे Cl पे क्या है? ऋण आयन है कि नहीं? यहाँ पे ऋण आयन है, तो ये आयन है। तो यही बात कहा जा रहा है कि प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े जो आयन हैं, इसको बड़े कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। ये बड़ा, ये वाला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक है, तो बड़े कोष्ठक से हम इसको क्या किए हैं? बाहर ही तो लिखे हैं ना, इसको बाहर ही तो लिखे हैं। बिल्कुल सही बात है, तो वही बात हमने लिख दिया है, प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़ा जो आयन है उसे बड़े कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। बात सही है। अगला यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति कैसी होती है? अदिशात्मक होती है, अर्थात इनके द्वारा उपसंयोजक यौगिकों की संरचना का निर्धारण नहीं होता। इसका मतलब समझे आपने? इसका मतलब सिंपल से यही है कि प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति अदिशात्मक होती है। अदिशात्मक का मतलब कि प्राथमिक संयोजकता मतलब ये जो है Cl है, ये प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक का मतलब कि जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पर इनको प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े हुए हैं तो यहीं पर ये रहेंगे। हम इसको चाहे तो यहाँ पर इनको यहाँ पे भी हम प्रदर्शित कर सकते थे, या हम यहाँ पे भी 3 प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कहीं भी हम इसको रख सकते थे। अदिशात्मक है, कहीं भी हम इसको रख सकते हैं। अगर हम इन सभी को कहीं भी रख सकते हैं, इसका मतलब कि इनका संरचना पर ये निर्भर नहीं करते, ये कहीं भी रहेंगे, संरचना जैसी बनती है वैसे ही बनेगी। इसीलिए लिखा गया है प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति अदिशात्मक होती है, मतलब Cl को कहीं भी हम रख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इनके द्वारा उपसंयोजक यौगिकों की संरचना का निर्धारण नहीं होता। इनके द्वारा उपसंयोजक यौगिकों की जो संरचना है वो नहीं बनता। ठीक है ना, इनके द्वारा नहीं बनता। किसके द्वारा बनता है? लिगेंडों के द्वारा। बात आप समझ गए होंगे। ये हुआ प्राथमिक संयोजकता के बारे में। अभी तक आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। आगे भी आपको समझ में आएगा। मेरा लक्ष्य केवल यही है, एक भी चीज रटना ना पड़े, आप उसको समझ कर याद करें। इसी लक्ष्य के साथ, इसी टारगेट के साथ मैं आपको प्रत्येक वीडियो बनाता हूं, और प्रयास मेरा यही रहता है कि आपको कोई भी चीज रटना ना पड़े, आप समझ कर उसको याद करें। क्योंकि जब भी आप समझ कर याद करेंगे, आप समझ जाइए कि आपके लिए बहुत ही इजी होगा। आगे आप जब क्लासेस करेंगे, आगे जब आप अदर चीज़ों की पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है ना, तो चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे उसके बाद बढ़ते हैं जी। ले लिए होंगे? चलिए देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको पहली बात बता दूं, पहले आप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल में आप यहां से लेकर यहां तक लिखने के बाद नीचे आप जरूर फिगर बना लेंगे जी। ठीक है ना, उसके बाद आप प्राथमिक संयोजकता लिखेंगे और यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे। लिख लेने के बाद फिर से नीचे आप लिखेंगे द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता के बाद फिर से मैंने यहाँ पे ये ऊपर आपको फिर से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है द्वितीयक संयोजकता से। ठीक है ना, इतनी बात बेसिक है, आपको ये सब तो पता ही होगा। ठीक है, अब आते हैं द्वितीयक संयोजकता पर। अब द्वितीयक संयोजकता क्या है थोड़ा सा समझिएगा। द्वितीयक संयोजकता वाला यही न है जी, जो एक सतत रेखा द्वारा मतलब लगातार रेखा द्वारा इसको हमने प्रदर्शित किया है, यही तो है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहली बात, ये एक सतत रेखा द्वारा है प्रदर्शित किया गया है।
दूसरी बात ये एक क्या है, प्रबल बंध है, मजबूत बंध है, ठीक है ना। तीसरी बात किसकी तुलना में, इनकी तुलना में, बिंदुदार रेखा की तुलना में ये मजबूत है, और यदि मजबूत है तो जल में घोलेंगे तो ये आयनित नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे एक विशेष बात लिखा गया है कि ये ऋणायनों, धनायनों और उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होते हैं, ठीक है। मतलब कौन है, जो द्वितीयक संयोजकता है, जो ये सतत रेखा है, ठीक है ना, ये सभी किसके संतुष्ट होते हैं, चाहे तो धनायन हो यहाँ पे, चाहे ऋणायन हो, चाहे वो उदासीन अणु हो, उनके द्वारा संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऋणायन, धनायन और उदासीन अणु कौन होते हैं, तो एकमात्र क्या है, लिगेंड जो होते हैं वही होते हैं, उदासीन भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यह ऋणायन, धनायन तथा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होते हैं, अर्थात ये लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होते हैं। अर्थात हमने क्या लिख दिया, लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होते हैं, क्योंकि लिगेंड क्या होते हैं, धनात्मक भी अणु होते हैं, ऋणात्मक भी और उदासीन अणु भी होते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरा कह रहा है इसे सतत रेखा, मतलब एक लगातार सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने फिगर्स में आपको दिखाया ही है। तीसरी बात, द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या निश्चित होती है, जिसे उपसंयोजक संख्या कहते हैं। मतलब क्या है कि द्वितीयक संयोजकता की जो संख्या होगी ये निश्चित होगी। जैसे यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता किस पर निर्भर करता है, लिगेंडों की संख्या 6 है, तो उतने ही ना यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता होंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो ये 6 है। तो यही बात कहा जाए कि इनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। तो वही बात कहा गया, द्वितीयक संयोजकता की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और उन्हीं संख्याओं को उपसंयोजक संख्या कहते हैं, उन संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं जी, ठीक है ना। उसके बाद आता है द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु को बड़े कोष्ठक में रखते हैं। यहाँ पे में हो जाएगा, बड़े कोष्ठक में क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है ना। किसको किसको कहा गया समझिएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उपसंयोजक मतलब द्वितीयक संयोजकता है, उसमें जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है और जो ये क्या है, लिगेंड है, इसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को और लिगेंड को। देखिए यही बात लिखा गया ना कि द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े जो लिगेंड होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उसको बड़े कोष्ठक में रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप देख सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं जी। बात एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगला, इनकी संतुष्टि से यौगिकों का उपसंयोजक परिसर का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे एक बात कहा दिया, उपसंयोजक परिसर, इसका मतलब समझते हैं उपसंयोजक परिसर क्या है। ये जो बड़ा कोष्ठक है, ये जो बड़ा कोष्ठक, इसी को उपसंयोजक परिसर कहते हैं। तो किनकी संतुष्टि से, जब प्राथमिक जो द्वितीयक ये संयोजकता है, ये द्वितीयक संयोजकता है, ये जब संतुष्ट होंगे तभी जाकर ये बड़ा कोष्ठक बनेगा, अर्थात नहीं बनेगा। यदि नहीं होते संतुष्ट तो नहीं बनेगा। तो वही बात लिखा गया है, इनकी संतुष्टि, द्वितीयक संयोजकता की संतुष्टि से यौगिकों का उपसंयोजक परिसर का निर्माण होता है। बात समझ गए होंगे, ये संतुष्ट होगा उपसंयोजक परिसर बनेगा, ये संतुष्ट नहीं होगा उपसंयोजक परिसर नहीं बनेगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ बात। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है द्वितीयक संयोजकता विलयनों में आयनित नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ, द्वितीयक जो संयोजकता है ये विलयन मतलब जल में आयनित नहीं होगा, मतलब जल में घोलेंगे टूटेगा नहीं, आयनों में नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ये एक प्रबल बंध है, ये मजबूत बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। कौन, जो अमोनिया है वो CO से, ये CO क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पे जो CO आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। बात समझ में आ गया ना।
तो चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये हुआ आपका टॉपिक जो है वर्नर का सिद्धांत, जिसको हमने पूरी तरीके से प्रयास किया है कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए और खासकर आपको रटना ना पड़े, आप समझकर याद कर लें। देखिए ये सभी टॉपिक सिद्धांत है तो बड़ा टॉपिक होता है, तो थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैंने अपने तरफ से पूरी प्रयास किया है कि आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाएँ। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर मैं आपसे कहूँगा वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का, यदि केवल ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी का लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, इसमें आप जुड़ जाइएगा यदि आप क्लास 12 की स्टडी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे कि सर केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री का या फिजिक्स का हमें नोट्स कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 12 केमिस्ट्री के यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ऑल चैप्टर ओनली आपको 99 रुपये में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि आप लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे आप उनसे कहिएगा कि सर क्लास 12 फिजिक्स या केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए। तो यदि आप केमिस्ट्री के लेते हैं 99 ही है, फिजिक्स का भी ऑल चैप्टर का नोट्स आपको 99 में ही प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। आपके लगभग फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, 14 से 15 चैप्टर को आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं। तो 99 बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत प्लेटफॉर्म से कम प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझसे सभी स्टूडेंट अमीर ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट गरीब भी हैं। अब मैं भी कुछ अच्छे घर से, मतलब ऐसा नहीं है कि रिच घर से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, मैं भी बहुत ही नॉर्मल कंडीशन, या मैं कह सकता हूँ कि मैं भी पुअर ही कंडीशन वाले फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। भले ही आप कहेंगे डिजिटल बोर्ड आपने ले लिया ये वो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैसे लिया गया है वो मैं जानता हूँ ना, ठीक है। तो अदरवाइज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा, नोट्स आप ले सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपके लिए हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे नंबर है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। और जिनको आगे चलकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, वो नोट्स ले सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा जी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।